कितना कमाता है? हुजूर, महीने का 25,000। तब तो तुमको बधाई देना मांगता है। काहे हुजूर? तुम लोग 25,000 कमाता है ना? हाँ हाँ हाँ, विद्या कसम हुजूर। तो तुम लोग इंडिया में टॉप 10 में आ गया है। आए, हम तो गरीब हैं, नीचे से सेकंड होंगे। नहीं नहीं, तुम टॉप 10 में आ गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टॉप 10 में आना कितनी बड़ी बात होती है। 1 से 10 के बीच आने की होड़ लगी रहती है। देश के नंबर 1 अमीर तो दुनिया के 10 अमीरों में शामिल हो गए, ये और वो। क्या आप उस व्यक्ति को इसी तरह से बधाई दे सकते हैं जो महीने का 25,000 कमाता है? इस सूचना के बाद 25,000 कमाने वाले खुद को कैसे देखेंगे? अभी तक वे खुद को गरीब या निम्न मध्यम वर्ग का हिस्सा समझते रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वे भारत में चोटी के 10 लोगों में या 10% में शामिल हो गए हैं और कमाई 25,000 प्रति माह ही है, तो खबर देने वाले को मिठाई खिलाएंगे या कायदे से खदेड़ देंगे? क्या यह वाकई बधाई देने वाली बात है कि 25,000 महीना कमाने वाले टॉप 10 में आ गए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे आराम नहीं करते हैं, काम ही काम करते हैं, तब फिर ये नतीजा क्यों है? आर्थिक असमानता इतनी भयंकर क्यों हो गई है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती? भारत की ये हालत है कि मात्र 25,000 कमाने वाले समाज के ऊपर के 10% में आ सकते हैं। तब तो चोटी के 10 लोगों की भी क्या हालत होगी? पता चला कि ऊपर जाकर भी घर का खर्चा नहीं चल रहा है। नीचे के 90% की हालत का अंदाजा कौन ही लगा पाएगा? तब फिर प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि उनकी अधीरता, बेचैनी का क्या नतीजा निकल रहा है। गांधी जी ने कहा था कि असमानता की ऐसी हालत में राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसमें केवल कुछ लोग अमीर हो रहे हैं और जनता के पास खाने तक के भोजन नहीं है। आराम तो नहीं करना है साथियों। इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था। 2022 का साल आधा बीत रहा है। इस साल किसानों की आमदनी को डबल करने का ऐलान हुआ था। इस पर तो अब बात ही नहीं होती। देश की आम जनता इस महंगाई का सामना बहादुरी से कर रही है, लेकिन उसके चुप रहने से महंगाई से बढ़ रही असमानता गायब नहीं हो जाती। क्या हम उन सभी लोगों को टॉप 10 में पहुंचने की बधाई दे सकते हैं जिनकी कमाई महीने की 25,000 रुपए है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट को खारिज करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि इस रिपोर्ट को डॉक्टर विवेक देबरॉय के करकमलों द्वारा जारी किया गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं। इस रिपोर्ट में उनकी भी एक चिट्ठी है। जो आंकड़े हैं वो भारत सरकार के ही सर्वे से लिए गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है और इसका दफ्तर हरियाणा के गुरुग्राम में है। यह संस्था भारत में मौलिक शोध को प्रोत्साहित करने का दावा करती है। इसके कवर पेज पर यह तस्वीर सारी कहानी कह देती है। एक तरफ अकेला एक आदमी है और दूसरी तरफ 10-12 लोग हैं। अकेला खड़ा अमीर है, यानी इस देश में समृद्धि का यही प्रतिशत है। केवल एक बंदा है और वही अमीर है। कोई नई बात नहीं है। असमानता को लेकर ऐसी अनेक रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिनमें कई बार दिखाया जा चुका है कि भारत में आबादी के ऊपरी हिस्से का जो 1% है वही अमीर होता जा रहा है, बाकी कम कमाने वाले और भी कम कमाते जा रहे हैं। 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश की कुल कमाई में 57% हिस्सेदारी चोटी के 10% लोगों की थी। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार नीचे की 50% आबादी का राष्ट्रीय आमदनी में केवल 13% हिस्सा था और कमाने वालों में 15% ऐसे हैं जो महीने का 5,000 से भी कम कमाते हैं। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी पहले ही यह बता चुके हैं और इस रिपोर्ट में भी उनका हवाला दिया गया है।
पिकेटी ने 1922 से 2015 के बीच आयकर से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया है और दिखाया है कि भारत में आजादी के पहले जितनी असमानता थी उससे कहीं ज्यादा असमानता अब है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर यह दिखाया गया है कि एक महीने में 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भारत में चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। इसी 10% में निम्न मध्यम वर्ग है, अमीर है और सुपर अमीर भी है। तो चोटी के 10% लोगों में पहुंचकर भी महीने का 25,000 कमाने वाला चैन से नहीं लोन दे पा रहा है, न फीस दे पा रहा है, प्राइवेट स्कूल से बच्चों के नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में डाल रहा है। जब वह व्यक्ति ग्रामीण इलाकों के प्राइवेट अस्पतालों में जाता है तो स्वास्थ्य का औसत खर्चा 27,000 रुपए तक पहुंच जाता है और जब शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में जाता है तब औसत खर्चा 38,000 रुपए तक हो जाता है। स्वास्थ्य पर खर्चा इतना बढ़ गया है कि इस कारण भी लोग गरीबी में धकेले जा रहे हैं। आम आदमी जो भी कमाता है उसका 13% हिस्सा इलाज पर खर्च हो रहा है। यह तबका कब गरीबी में चला जाता है और कब निकलता है, इसके बारे में जानने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। भारत की आबादी के निचले हिस्से के 10% लोगों की कुल कमाई से 3 गुना ज्यादा टॉप के 1% लोग कमाते हैं। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ने पर अपराध और गुस्सा बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लोगों को दिखाने के लिए बराबर होने की नकल बढ़ जाती है। शादी ब्याह में लोग कर्ज लेकर खर्च करने लगते हैं ताकि दिखा सकें कि वे भी किसी से कम नहीं। राशन के लिए पैसा नहीं, शामियाने की सजावट हो रही है कर्जे से। इस रिपोर्ट में असमानता दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं जो हमेशा ही इस तरह की रिपोर्ट में बताए जाते हैं। असमानता कभी दूर नहीं होती। जैसे शहरों में गरीबी कम नहीं हो रही है तो यहां भी मनरेगा शुरू हो, न्यूनतम मजदूरी की दर और बढ़ा दी जाए और लोगों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था की जाए। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने लोग नियमित रूप से काम करते हैं यानी सैलरी मिलती है, उनके महीने की औसत कमाई शहरों में मात्र 19,194 रुपए और गांव में 13,912 रुपए है। जो लोग अपना रोजगार करते हैं उनकी महीने की कमाई 10,538 रुपए है। दोनों ही आंकड़े जुलाई से सितंबर 2019 के बीच के हैं जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS हुआ था। लेकिन हम इसके आधार पर अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि 2022 के साल में लोगों की कमाई की क्या हालत होगी। महंगाई के अनुपात में देख सकते हैं कि कितने लोग गरीबी का जीवन जी रहे होंगे। 25,000 रुपए महीना कमाने वाले का घर इन दिनों कैसे चल रहा है? क्या वह टॉप 10 में आने की खुशी महसूस कर सकता है? हम जवाब जानते हैं मगर पूछने में कोई बुराई नहीं। मेरा नाम पंकज है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी इस समय 25,000 रुपये है और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मैं हूँ। और इस महंगाई के दौर में हम लोग ये सोचते हैं कि इस 25,000 में कैसे खर्चा चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास सर के ऊपर बोझ रहता है इंस्टॉलमेंट का, हमारी गाड़ी की EMI का और डेली हमारे जो खर्चे हैं जैसे कि गाड़ी का पेट्रोल हो गया और राशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सभी में हम लोग काफ़ी उलझ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। महीने का आखिरी तक आते हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रह जाते कि हम लोग अपना खर्चा चला सकें। लास्ट के 5 दिन तो हमारे ऊपर ऐसे बोझ बन जाते हैं जैसे कि ये समझिए कि राशन वाले का उधार हो जाता है, बहुत सी चीज़ों का उधार हो जाता है हमारे ऊपर। जैसे कि गैस के दाम डेली बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, राशन में हमारी दालों के दाम डेली बढ़ रहे हैं और ये तेल वगैरह डेली बढ़ रहा है। इसके इन सभी को बढ़ते हुए को देख के हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। मेरी बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है जिसकी की प्रति माह फीस 2,000 रुपये समथिंग जाती है। इसके बाद भी स्कूलों के और भी खर्चे लगे रहते हैं, जैसे कॉपी किताब हो गई, ड्रेस हो गई। स्कूल वाले इसमें भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड कर देते हैं, हमें वो भी फीस भरनी पड़ती है उसकी। इन सभी को देखते हुए मुझे अब ये लगता है कि मेरी वाइफ अब नौकरी पे जाए। उसने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया हुआ है, अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। देखो भविष्य में रिस्पॉन्स आ जाएगा काफ़ी अच्छा खासा। ये है कि वो भी नौकरी करेगी जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के बजट में सामाजिक सुरक्षा पर होने वाले खर्च का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अगर यह नहीं होता तब क्या आबादी का बड़ा हिस्सा 2 वक्त का भोजन करने की स्थिति में होता?
आखिर हमने कैसी आर्थिक तरक्की की है कि लोग खुद से 2 वक्त का अनाज नहीं खरीद सकते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक असमानता का प्रकोप कितना भयंकर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका एक जवाब मेरे पास भी है। आप इसलिए कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया ने दिमाग में कचरा भर दिया है। कल्पना के लिए जगह ही नहीं है। चैनलों के डिबेट के टॉपिक देखिए, अंग्रेजी और हिंदी के चैनल एक समान नजर आते हैं। अलग अलग भाषाओं में मुद्दा एक ही है। मुद्दों का ऐसा एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इश्यूज, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आर्थिक असमानता की राजनीतिक चेतना को ध्वस्त किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हाल फिलहाल की हेडलाइनों के नमूनों को देखिए जो अलग अलग चैनलों पर चले हैं। Who is fear mongering about the ज्ञानव्यापी सर्वे? Question mark. Kashmiri Pandits under threat. Gupkar gang blames film. When will the politics stop? Question mark. ज्ञानव्यापी रो. What do the people think about the issue? Question mark. Tracking the मंदिर मस्जिद लीगल बैटल. Top lawyers debate. अब हिंदी में देखिए, शिवलिंग या फव्वारा, कैसे होगा निपटारा? ज्ञानव्यापी मस्जिद, सच की आहट, कैसी तिलमिलाहट? प्रश्नवाचक चिन्ह। कण कण में शंकर है, ज्ञानव्यापी मंदिर है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मंदिर मंदिर पता चला है डैश डैश डैश। मानो तो महादेव, न मानो तो फव्वारा। पिछले 2-3 दिनों के डिबेट के टॉपिक को ही देख लें तो एक थ्योरी निकल कर आती है। मेरी थ्योरी है, लेकिन आप भी पेटेंट करा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के आसपास ही डिबेट कर रहे हैं। इसी का कवरेज ज्यादा है। ओह माय गॉड, 1000 सिलेंडर के रेट हो गए इस देश में। हम सभी जानते हैं कि महंगाई का मुद्दा लोगों का राजनीतिकरण कर सकता है। जब वे फीस नहीं भर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कल के लिए बचा नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि उनके भीतर आक्रोश पनप जाए, वे मुर्दाबाद करते हुए सड़कों पर आ जाए, या फिर विपक्ष से उम्मीद करें कि वह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर दे। दूसरी तरफ महंगाई जनता का राजनीतिकरण ना कर सके, इसके लिए एक सफल फॉर्मूला निकाला गया है, जनता के धार्मिकीकरण का फॉर्मूला। जनता भले ही आर्थिक रूप से एक दूसरे से असमान है, अमीर गरीब का बहुत अंतर है, मगर धार्मिक पहचान से खास किस्म की समानता आती है। धार्मिक पहचान की समानता को समानता का रवीश सूचकांक कहते हैं। यह सूचकांक मार्केट में नया गिरा है, इसलिए बहुतों को मालूम नहीं। आर्थिक असमानता की पहचान के लिए खास तरह के राजनीतिक विवेक की जरूरत होती है। उस विवेक को आप धार्मिक समानता के मुद्दों से खत्म कर सकते हैं, बल्कि बहुत हद तक किया भी जा चुका है। धार्मिक पहचान की समानता आर्थिक असमानता को मिटा देती है, इसलिए केवल आमदनी में अंतर के आंकड़ों से असमानता देखने की भूल ना करें। एक नई प्रकार की समानता भी आ रही है, उसे पहचानें। हम ये बात व्यंग्य में नहीं कह रहे, बल्कि आज के दौर में यह साबित भी किया जा सकता है। आप कॉलोनी और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में महंगाई को लेकर या आर्थिक असमानता के मुद्दों को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकते, आप पर लोग टूट पड़ेंगे। आप केवल मेरे शो का लिंक शेयर कर दीजिए प्राइम टाइम का, आपको पता चलेगा कि मैं क्या झेलता हूं। समृद्धि केवल आर्थिक नहीं होती, यह सोच ही भारतीय नहीं है। केवल धन से मानसिक सुख नहीं मिलता है, धर्म से भी मिलता है, और धर्म के नाम पर नफरत का ज्वार उठे तो सुख नहीं परम सुख मिलता है। इंसान चरम से परम पर पहुंच जाता है। तभी तो करोड़ों लोग कई हफ्तों से धर्म संसद, हिजाब, शोभा यात्रा, लाउड स्पीकर, कश्मीर फाइल्स, बुलडोजर, ज्ञानव्यापी मस्जिद, ताजमहल जैसे मुद्दों के आसपास ही डिबेट में उलझे। इन सभी मुद्दों में कई बातें कॉमन। एक समुदाय से अतीत का बदला लेना, उसे अपमानित करना, असुरक्षित कर देना, नए नए मुद्दों और दावों से लगातार उसे विस्थापित करते रहना। इन अनगिनत मुद्दों से हर दिन उसका विस्थापन किया जाता है। संविधान की सुरक्षा होते हुए भी धर्म के नाम पर भयंकर असुरक्षा पैदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इशारों में और कई बार साफ साफ कह चुका है, हेट स्पीच का मामला भी उसी आधार पर चल रहा है। क्या आपने सुना है कि महंगाई से त्रस्त जनता गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया को देखना नहीं चाहती है?
करोड़ों लोग देखते हैं, रोज देखते हैं, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिनसे जनता महंगाई के कष्ट को भुला पाती है। थॉमस पिकेटी जैसे अर्थशास्त्री इस बात को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि धार्मिक पहचान की समानता और उससे मिलने वाले मानसिक सुख का कोई आंकड़ा नहीं होता है। तमाम गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया के चैनलों पर फ्लैश करती ये हेडलाइन बता रही है कि तेजी से मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन सभी मुद्दे नेशनल सिलेबस के भीतर के ही हैं। बुलडोजर नहीं तो ताजमहल है, ताजमहल नहीं तो लाउडस्पीकर है। अप्रैल और मई के पहले सप्ताह तक आप क्या देख रहे थे, उसी के ये चंद नमूने हैं जो चैनलों पर चले हैं और चले आ रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में आप अजान बनाम चालीसा के विवाद में उलझे थे, तभी बुलडोजर का विवाद आया, उसी के बीच ज्ञानव्यापी शुरू हो गया और इन दिनों यही सब दिन रात चल रहा है। करोड़ों लोगों का देखना और देखते जाना बता रहा है कि लोगों को धन नहीं, धर्म चाहिए। 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, जनता आराम से 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रही है, बल्कि उससे भी अधिक दाम दे रही है। अलग अलग श्रेणियों की महंगाई 9 साल में रिकॉर्ड स्तर पर है तो 25 साल में सबसे अधिक स्तर पर है। धार्मिक पहचान की समानता के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है न्यूज चैनल। इस तरह के डिबेट में 5 रुपए खर्च नहीं होते, 5 रुपए भी नहीं। मैं स्टूडियो के एसी और बल्ब का खर्चा वगैरह नहीं जोड़ रहा। आपको धार्मिक कार्यों के लिए मौलवी भले न मिले, लेकिन डिबेट के लिए मौलाना जरूर मिल जाते हैं। उनके सामने पंडित भी आ जाते हैं और ऐसी बहसों को लाखों लोग झूमकर देख रहे होते हैं। इन बहसों में प्रश्नवाचक चिन्हों की भूमिका पर अलग से किसी को रिसर्च करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन मार्क लगाकर डिबेट के टॉपिक को नॉर्मल किया जा रहा है। इन बहसों के जरिए बिना पत्रकारिता किए ही आप पत्रकार कहलाते हैं। विज्ञापनों की भरमार बनी रहती है, लागत जीरो, कमाई हीरो। एक डॉक्टर को भी सर्जन कहलाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, मगर गोदी मीडिया एक ऐसी पत्रकारिता लेकर आया है जिसमें पत्रकार कहलाने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। YouTube में जाकर इस कार्यक्रम को कई बार देखिए, आपको पता चलेगा और एक दर्शक के नाते आप अपनी समझदारी पर गर्व करेंगे। और हां, कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे शो का लिंक शेयर करके देखिए, एक बार तो देखिए। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बार बार लालू यादव को निशाना बनाया जा रहा है, बार बार छापे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या इन छापों के पीछे बिहार में फिर से बन रहे किसी राजनीतिक समीकरण का भी रोल है? लालू यादव के वकीलों के देर से पहुंचने की वजह से सीबीआई के अफसरों को पटना में राबड़ी देवी की इस आवाज पर कार्रवाई शुरू करने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बाहर राजद के कार्यकर्ता और नेता काफी आक्रामक दिख रहे थे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगातार लालू यादव जी को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी जी को टारगेट किया जा रहा है और इन्हीं के ऊपर बस छापेमारी पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। 20 वर्षों से छापेमारी एक ही परिवार पे। बिहार में और कहीं घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आखिर क्यों लालू जी के परिवार को टारगेट किया जा रहा है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। लालू यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर थे। वहां दोपहर बाद सीबीआई टीम छापेमारी के बाद निकली। कुछ उन लोगों के घर भी सीबीआई टीम पहुंची जिन्हें लालू यादव के समय रेलवे में नौकरियां मिली थी। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कहना है कि ये मामला पुराना है और उसमें तथ्य हैं। अब सीबीआई तोता है तो ये तोता मनमोहन सिंह के टाइम में था कि नहीं? उनके मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? ये तोता है तो उसके पहले से तोता है कि नहीं? ये तोता है तो आज तोता है क्या? 10 वर्षों तक उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी रही,
तो उस समय ये तोता था कि नहीं? तो जब आपको सामना करना पड़ रहा है आज और अपने किए हुए कृत्यों को ही, और उसके कारण ही जो आज जो उनके सामने कठिनाई पैदा हुई है, तो उसका सामना करने के बजाय अब तोता और मैना बोलने से जान बचेगी क्या? फिलहाल जांच एजेंसी से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि आज की छापेमारी में क्या हासिल हुआ। हालांकि लालू यादव पर इससे पूर्व 2 बार चारा घोटाले में और 1 बार IRCTC घोटाले में अपने घर पर CBI की रेड का सामना कर चुके हैं। लालू यादव के खिलाफ CBI के आरोपों में कितना तथ्य है, ये तो भविष्य में न्यायालय के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आज के इस छापेमारी का जातिगत जनगणना से कोई लेना देना है या नहीं, यह आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर अगला कदम तय करेगा। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। इस पर एक केस स्टडी होनी चाहिए कि 86 मामलों में जमानत लेने के लिए एक व्यक्ति की क्या हालत हो जाती होगी। आजम खान ने 86 मामलों में जमानत ली है। उनकी जमानत के विरोध में यूपी सरकार ने भी कई वकील उतारे होंगे। उस पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ, इसका भी आंकड़ा आ जाए तो पता चले कि आजम खान के मामले में राजनीति की कितनी कीमत जनता ने चुकाई है। आज सपा नेता आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आ गए। फरवरी 2020 से आजम खान जेल में। समय और जगह की कमी के कारण हम सभी 87 मामलों का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। 86 मामलों में जमानत मिल गई थी। एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने उनके मामले को देखते हुए कहा कि अजीबोगरीब तथ्य हैं। पहले हाई कोर्ट को फैसला लेने के लिए कहा, लेकिन जब 137 दिनों तक फैसला नहीं आया तब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत की अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर से ही सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है और जमीन पर कब्जा और ठगी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि आजम खान भू माफिया हैं और आदतन अपराधी हैं। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पिछले 2 सालों से तो आजम खान जेल में ही बंद हैं, तो धमकाने की बात कहां आती है। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब सारे मामलों में जमानत हो गई है तब आजम खान के खिलाफ नया केस कैसे दर्ज हो रहा है। क्या यह संयोग मात्र है या कुछ और है? कोर्ट ने इस पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है और फैसला दिया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान को बधाई दी है और स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा है कि जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। असम के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती जमुनामुख गए। वहां उन्होंने देखा कि 2 गांवों के लोगों का सब कुछ मिट गया है। रेल की पटरियों पर उनका जीवन गुजर रहा है। खाना नहीं है, पानी नहीं है। सरकार की मदद पहुंची है मगर काफी नहीं है। 43 साल की मुनव्वरा बेगम पिछले 2 दिनों में पहली बार खाने में चावल खा रही हैं। वरना सोमवार से जब से जमुनामुख के उनके गांव पतिया पाथर में बाढ़ आई तब से वो मुरमुरे खाकर अपना गुजारा कर रही थीं। ये इलाका मानसून के पहले होने वाली बरसात में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। पिछले 5 दिनों से मुनव्वरा का परिवार 4 और परिवारों के साथ रेलवे की पटरी के पास 10 फुट की इस तिरपाल के नीचे बहुत खराब हालात में रह रहा है। पहले 3 दिन तो हम खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए अपनी जान बचा रहे थे। फिर हमारे परिवार ने कर्जा लेकर ये तिरपाल लिया और अब 5 परिवार इसके नीचे रह रहे हैं। जगह कम है और मर्द औरतें सब एक साथ हैं। ना कोई निजता है और ना कोई साफ सफाई। सरकार ने कुछ तिरपालें दी थी, लेकिन इतने सारे परिवारों के लिए वो बहुत कम थी। यहाँ रहने वालों का दावा है कि पतिया पाथर और चंगजुरई के 2 गांवों के 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित इस रेल की पटरी के किनारे लगभग खुले में बसर कर रहे हैं।
बस एक तिरपाल है और वो भी तेज बारिश का कहर नहीं झेल पा रहा है। चंगजुरई गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचकर रेल की पटरियों के किनारे गुजारा करना और भी चुनौती भरा है। रेलवे की पटरी अकेली ऐसी जमीन है जो बाढ़ में डूबी नहीं। 1 किलोमीटर दूर तक रेलवे पटरी के किनारे लोग अपने जानवरों के साथ देखे जा सकते हैं। हमारी 10 बीघा जमीन पर धान की बढ़िया फसल कटने के लिए तैयार थी और वो सब बाढ़ में तबाह हो गई। हम फिलहाल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं। बहुत दुर्गम परिवेश। यहाँ पर हालात बहुत मुश्किल हैं। रोजमर्रा के काम के लिए कोई जगह नहीं है, पीने का साफ पानी भी नहीं है। हम दिन में बस एक बार खाते हैं, कुछ ने तो 2 दिनों से नहीं खाया है। पिछले 4 दिनों में हमें सिर्फ मुरमुरे खाने को मिले। दिन घरे থাকিলে 5-6 दिन आज बारिश ही नहीं बल्कि जब यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है तो तेज हवा में तिरपाल उड़ जाता है। जो अनाज बचा है वो भी पटरी पर सुखाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन मवेशी भी ट्रेन से टकरा चुके हैं। सरकार की तरफ से मदद आई भी तो बहुत देर से, और वो भी बहुत कम। कल तो आया था रिलीफ, आधा केजी मिला है हर आदमी। आधा केजी क्या? आधा केजी चावल मिला है। और क्या मिला? और कुछ नहीं मिला, थोड़ा डाउल में मिला है और थोड़ा तेल भी दिया। वो तो तेल का नाम का ही है। असम के बढ़ते बाढ़ की पानी में किसी तरह अपनी जिंदगी को बचा के ये लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं रेलवे पटरी के साथ, मगर यहाँ पे भी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। पीने का पानी नहीं है, खाना बहुत कम है। सरकारी मदद आ रही है मगर बहुत देर से आ रही है और बहुत कम आ रही है। इसमें से ये लोग आगे चल के क्या करेंगे, इसका कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। बाढ़ घटने के बाद जब घर लौटेंगे, घर है भी नहीं, इसका भी कोई पता नहीं है। जमुनामुख से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। 19 और 20 मई के प्राइम टाइम में मीडिया के बारे में काफी कुछ कहा है। आपसे गुजारिश है कि YouTube में जाकर दोनों प्राइम टाइम को दोबारा देखें। शनिवार और रविवार के दिन सोच सकते हैं कि यह सब कब तक चलेगा। बेशक आप इसे रोक नहीं सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन एक दर्शक के तौर पर आप खुद को बदल तो सकते हैं। इस खेल को समझ लेना ही इस वक्त काफी है। बाकी ब्रेक ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। उसका कहना है कि इस मामले को किसी वरिष्ठ जज को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये देख लिया जाए कि ये केस 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन कहा कि कायदे से इस मामले को निचली अदालत को ही सुनना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए जिला अदालत का ही कोई वरिष्ठ जज इसे देखे। अदालत ने एक और अहम बात ये कही कि दोनों समुदायों में शांति और भाईचारा सबसे जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन चाहते हैं और एक हीलिंग टच यानी मरहम लगाने की जरूरत है। जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र देते हुए कहा है कि हमें वंशवादी नहीं बल्कि विकासवाद की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि जनता बीजेपी पर भरोसा करती है और हमें अगले 25 साल के विकास के लक्ष्य को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल जाति धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। ऐसे दलों से बीजेपी को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है, कोर मुद्दों पर काम करना है, हमें कभी भी भटकना नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार जेल पहुंच गए। साल भर उनका यही ठिकाना है। 1988 के रोड रेज मामले में 34 साल बाद आखिरकार उन्हें पूरे 364 दिन इसी जेल में रहना पड़ेगा। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शुक्रवार सुबह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल मामलों की वजह से कुछ मोहलत मांगी थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने खारिज कर दिया।
सिद्धू की अर्जी पर सुनवाई चाही तो अदालत ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश से स्पेशल बेंच बनाने के लिए औपचारिक अपील करने की सलाह दी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी भाईखाला जेल से बाहर आ गई हैं। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। इंद्राणी 7 साल से मुंबई की जेल में बंद थी। जेल से बाहर आने के बाद इंद्राणी ने कहा कि मैं खुश हूं और अभी सिर्फ घर जा रही हूं। जम्मू कश्मीर के बीच नेशनल हाईवे पर एक बन रही सुरंग धंसने से 10 मजदूर फंसे हुए हैं। खासी तलाश के बाद एक का शव मिला है। शुक्रवार को एक बार फिर भारी भूस्खलन ने बचाव का काम और मुश्किल कर दिया है। एक बार फिर पत्थर लुढ़कने से बचाव स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गुरुवार रात ही ये सुरंग धंस गई थी। 16 घंटे की तलाश के बाद बस एक शव निकाला जा सका, फिर भारी पत्थर लुढ़कते हुए आगे 9 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है। ये लोग श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरंग के धंस जाने से फंस गए थे। बचाव अभियान देख रहे अधिकारियों का कहना है कि नया भूस्खलन पिछले से काफी बड़ा है, जिसमें सुरंग में काम कर रहे 10 मजदूर फंसे रह गए। भारी बारिश और तेज हवाओं ने भी खलल डाला। भूस्खलन में फंसे 10 मजदूरों में 5 पश्चिम बंगाल से हैं, 2 नेपाल से, 1 असम से और 2 जम्मू कश्मीर से। बचाव कर्मियों का कहना है मलबा साफ करने में 2 दिन और लग सकते हैं। वो निकल गया निकल गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में उछाल और बढ़ती महंगाई दर के इस दौर में अब एक राहत की खबर। इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगी पाबंदी को अगले सोमवार यानी 23 मई से हटाने का ऐलान कर दिया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है। अब भारत सरकार और खाने पीने के तेल व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे भारतीय बाजार में कीमतें नियंत्रित करना आसान होगा। तेल के थोक व्यापारियों का कहना है कि 28 अप्रैल को पाबंदी लगने से तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ गई थी और वनस्पति और पामोलिन की कीमत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई थी। इस फैसले का असर भारत में खाने पीने के तेल की कीमतों पर करीब 3 हफ्तों में दिखना शुरू होगा। जाहिर है कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की बढ़ी हुई कीमतों के इस दौर में इंडोनेशिया सरकार का पाबंदी हटाने का फैसला भारत सरकार के लिए एक राहत की खबर है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में उथल पुथल कम होगी और जरूरत की चीजों को नियंत्रित करना आसान होगा। कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम लागू होने के बाद ईसाई समुदाय की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। राम सेने नाम के एक संगठन ने धमकी दी है कि कर्नाटक में गैर कानूनी गिरजाघर चल रहे हैं, या तो सरकार इन्हें बंद करवाए वरना राम सेने खुद कार्रवाई करेगी। आर्च बिशप का कहना है कि धर्मांतरण रोकथाम कानून ईसाई समुदाय के साथ धोखा है। कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पर जब राज्यपाल ने सहमति दी थी, उसी दौरान कोडागु जिले में ईसाई समुदाय के 2 लोगों को एक दक्षिणपंथी संगठन के लोग पकड़कर थाने ले गए। उनका आरोप था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब आर्च बिशप ने कहा है कि ये अधिनियम ईसाइयों के साथ धोखा है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।